हेलो बच्चों। तो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद आपने जाना कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। फिर आपने देखा विशेषण के भेद। तो आपने देखा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें से हम गुणवाचक और संख्यावाचक कल हम पढ़ चुके थे। संख्यावाचक आज हम एक बार और रिपीट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना आगे चालू करेंगे। गुणवाचक में मैंने आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो आपके रंग रूप को बताते हैं, वो आपके गुण दोष बताते हैं, दशा बताते हैं, आकार बताते हैं, स्वभाव बताते हैं। और आप उन सब का प्रयोग तभी सीख सकते हैं जब आप खुद से उन चीजों के लिए या उन शब्दों का इस्तेमाल करके आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप तभी सीख सकते हैं जब आप इनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे। अन्यथा आप सिर्फ नाम समझ पाएंगे या आपको जो उदाहरण दिए जाएंगे आप सिर्फ उन उदाहरणों को याद करके लिख पाएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि आप खुद से इन चीजों का उपयोग करना सीखें तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उन शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाएं, ताकि आपको खुद ये चीज की समझ विकसित हो सके कि कैसे, कहां पर और किस शब्द का प्रयोग करके या किस जगह पर कौन से शब्दों से सही गुणवाचक विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे मैंने आपको बताया था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में परिभाषा में मैंने आपको बताई थी जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की क्या पता चले, संख्या का पता चलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आपको मैंने उदाहरण में बताया था, आपके यहाँ उदाहरण जो दिया हुआ उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि निश्चित संख्या का पता चलने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जब संख्या अनिश्चित होती है अर्थात बिल्कुल आपको नहीं बताया जाता है या आप नहीं उनको जानते हैं कि हो सकता है कम या ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है या वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये भी जाना कि संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। ठीक, और संख्यावाचक विशेषण को 2 भेद है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं या संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोनों के बारे में भी मैंने आपको बताया। जहां संख्या निश्चित होती है, जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं, 5 झूले लगे हुए हैं, यहाँ पर आपने देखा कि संख्या निश्चित है, 2 मोर नाच रहे हैं, संख्या निश्चित है। यहाँ पर मेरे पास 1 दर्जन सेब है, संख्या निश्चित है यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जहां आपने ये कहा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे देखकर उन्हें तालियां बजा रहे हैं, कुछ गाड़ियां चल रही हैं, तो इस यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं कही जा रही है। वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, निश्चित संख्या नहीं है। इसी कारण वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, तो इस परिभाषा को हम लिखते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि जिस विशेषण शब्द से विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या
का बोझ होता है उसे क्या कहते हैं हम? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम सबसे पहले इस परिभाषा में को पूर्ण करने के लिए इस परिभाषा में उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद फिर संख्यावाचक विशेषण के भेद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा पहले हमने? 2 मोर नाच रहे हैं। ठीक है, और दूसरा उदाहरण हमने दिया कि कुछ बच्चे ताली बजा रहे हैं। बजा रहे हैं। ठीक है, तब अब यहाँ पर ये जो है 2, ये क्या है? निश्चित संख्या है। तब यहाँ पर क्या हो गया? निश्चयवाचक। ठीक है, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कुछ बच्चे, यानी बच्चों की संख्याएं निश्चित नहीं है। वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 से अधिक है, इतना पक्का है। ठीक, तो कुछ बच्चे तालियां बजा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब इसके बाद जब हम आगे आते हैं तब हम लिखेंगे यहाँ पर संख्यावाचक के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब इसके आगे हम बताएंगे वही कि यह कितने प्रकार के हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आप सीधा या तो नाम लिख सकते हैं या पहले ये भी बता सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। चाहे तो आप सीधा नाम लिख लीजिए। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आप यहां कह सकते हैं कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि परिभाषा खत्म हुई, फिर इसमें भी हम उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर क्या उदाहरण आएंगे आपके? ये जो आपका उदाहरण है, ये क्या रहेगा कि पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। 1 दर्जन केले की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। आप ये चीज जानते हैं अच्छे से, है ना? 1 दर्जन केले में केले की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक, अब मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, तो पेंसिलों की संख्या भी निश्चित है, 5 है आपके पास। 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से कम नहीं है। ठीक, तो
यहाँ पर क्या हुआ, संख्या क्या है, यहाँ पर निश्चित है। उदाहरण आप लिख सकते हैं। पहला, पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, तो इसके आगे यदि हम बढ़ते हैं तो क्या आएगा आपका, अनिश्चित। दूसरे में क्या लिखना है हमको, संख्यावाचक का दूसरा जो है वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये है ना दूसरा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है, इसमें क्या बच जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का जानकारी नहीं मिलेगी। क्या होगा इसमें, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की निश्चित जानकारी नहीं मिलेगी। निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। उससे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या आएगा, उदाहरण। तो वही आप लिख सकते हैं, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, या आप लिख सकते हैं सड़कों पर कुछ गाड़ियां चल रही हैं। मैदान में कुछ बच्चे, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खेल ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, समझ में आ गई है। अब उसके बाद है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी वही चीज है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, मात्रा। ठीक है, क्या क्या पता चलता है इसमें, माप, तौल, मात्रा या वजन, इन सभी चीजों का पता चलता है। ठीक है, यह भी आपकी 2 प्रकार से होती है। यदि आपने सही मात्रा बताई, ठीक है, या निश्चित मात्रा आप बता रहे हैं, जैसे आपको 2 लीटर तेल चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए, या 2 किलो प्याज चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, निश्चित है। जब आपको किसी का भार, किसी की माप, किसी का वजन निश्चित मात्रा में पता हो, तब वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन वही जब कुछ पानी, थोड़ा पानी या थोड़ी खीर, यहाँ पर क्या है, आपको उसकी मात्रा का पता नहीं है। अब वो थोड़ा या कुछ आप यदि किसी में दे रहे हैं तो वो कटोरी हो सकता है, गिलास हो सकता है, गंजी हो सकती है या कोई भी बर्तन हो सकता है, तो माप अलग अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा, माप अलग हो गई तो भार अलग हो गया, तो वहां पर उसका वजन या उसका भार या उसकी मात्रा निश्चित नहीं है, तो वहां पर फिर से क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी जहां पर आपको निश्चित पता है कि ये 2 किलो है, ये 5 किलो है, ठीक है, तो वहां पर आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन जहां आपको पता नहीं है, थोड़ी खीर दे दो, थोड़ा पानी दे दो, तो अब ये थोड़ी खीर और थोड़ा पानी या थोड़ी शक्कर दे दो, तो इसमें आपको मात्राएं कुछ पता है क्या? नहीं। तो जब मात्राएं पता ना हो आपको, तब क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जब मात्राएं पता है आपको, तब वहां पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो समझ आ गया आपको? परिमाणवाचक विशेषण में हम किन चीजों को, संज्ञा या सर्वनाम की किन चीजों के बारे में पता चलता है? उनके माप, उनकी मात्रा, उनके वजन, उनके भार का पता चलता है। ठीक, तो इस तरीके से तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या लेंगे हम, मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वैसे 1 लीटर, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। ये मैंने कहाँ से लिया? आप ही देख रहे हैं, आपके इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? तो क्या आंसर मिला उसको? मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसके बाद फिर दूसरा, तुम्हें क्या चाहिए? एक लड़की दुकान पर गई हुई है, दुकानदार उससे क्या पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तब वो लड़की क्या जवाब देती है? मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, तो उसने ये चीजें बताई। तो यहाँ पर 1 लीटर पानी और 2 किलो चीनी, ये क्या है? मात्रा है। 1 लीटर पानी की मात्रा है और 2 किलो चीनी की मात्रा है। 2 किलो भार की चीनी चाहिए उसको,
परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, अब फिर से वही चीज कि यह भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे होंगे तो क्या लिखा हमने कि कौन कौन से होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब फिर जब इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो इसकी परिभाषा में क्या होगा, वही कि जो विशेषण शब्द विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं, उन्हें या वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण तो आपको पता है, अभी जो हमने लिखा था, जैसे 1 लीटर पानी और 2 किलो चीनी, वैसे ही आप लिख सकते हैं 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल, ठीक है, 5 किलो आटा, ये सारी चीजें 2 लीटर तेल, ठीक है, आदि कर देती हूँ मैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से और लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में हम देखते हैं, तो दूसरा हमारा फिर से क्या है, दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, सेम चीज जो अनिश्चित संख्यावाचक में हुई थी, क्या हुई थी कि निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। इसमें भी वही लिखेंगे आप कि जो शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते वे अनिश्चयवाचक वे अनिश्चित या अनिश्चय
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या देंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या क्या हो सकता है, बहुत पानी या थोड़ा पानी दो, है ना। बहुत पानी गिरा है तो क्वांटिटी नहीं पता है आपको कि कितना पानी गिरा है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं बहुत पानी। ठीक है, थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी में 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, या कटोरी में आप पी रहे हो, या थोड़ा सा पानी आपको सिर्फ ऐसे कुछ गीला करने के लिए चाहिए, आपके पर्पस के हिसाब से या आपकी जरूरत के हिसाब से चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो मात्रा अलग हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत पानी या थोड़ा पानी या थोड़ी दाल, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आखिरी जो है वो हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक। अच्छा, अब सार्वनामिक क्या होता है, जब विशेषण एक, ठीक है। अब ये क्या होता है विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम जो होता है वह संज्ञा के पहले आ जाता है। ठीक है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है तब सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक, ये चीज मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताई है कि जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है, आमतौर पर सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। आमतौर पर सर्वनाम संज्ञा की जगहों पर आते हैं, लेकिन जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है, तब वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। संकेतवाचक से आपको समझ में आ रहा है, ऐसे शब्दों का जिससे संकेत मिलता है या जिन सांकेतिक शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम का हम विशेषता बताते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ आ गया? तो यही है। अब इसकी परिभाषा लेते हैं। तो परिभाषा में देखिए आप कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कोई गलत बात नहीं है या अलग बात नहीं है। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उदाहरण देंगे जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है। वह आदमी पापा को बुला रहा है। पापा को
ये वह आदमी के पहले आया है। आदमी क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले क्या आ गया है? सर्वनाम। ये सर्वनाम आकर क्या कर रहा है? इस आदमी को, ये इस आदमी का कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है? कि वह पापा को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? पापा को बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये वह सार्वनामिक विशेषण, या एक तरीके से आप यदि देखें संकेतवाचक के हिसाब से देखें तो आप आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं, किसी आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं ना। जब आप आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि इसी आदमी ने, सिर्फ और सिर्फ इस आदमी ने, या वह आदमी जो दूर खड़ा है वह आदमी पापा को बुला रहे हैं, तो आपने संकेत करके बताया। तो इस तरीके से संकेतवाचक, और एक तरीका और कि संज्ञा के पहले जब सर्वनाम शब्द आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब वह क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, ओके। तो आशा है आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं।